तो आज फिर जो है हम लीड कोड का 4 सवाल लेकर के आए हैं। तो इस 4 सवाल को हम जो है हल करने का कोशिश करेंगे। एक जो है ग्रिडी सेक्शन से है, एक जो है ग्राफ सेक्शन से है, एक जो है डीपी सेक्शन से है, और एक जो है मैंने मैथ का लिया है। तो ये 4 सवाल मैंने चुना है, इसको जो है हम अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए, तो मैं वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। तो लेट्स ओपन द वाइट बोर्ड वी हैव। ठीक है, तो वाइट बोर्ड मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के स्प्लिट नम्स इनटू के नॉन एम्प्टी सब एरे सच दैट द लार्जेस्ट सम ऑफ ईच सब एरे इज मिनिमाइज्ड। तो बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है और एक इंटीजर के दिया गया है। तो आपको जो है नम्स एरे को के नॉन एम्प्टी सब एरेज में तोड़ना है। ठीक है, के नॉन एम्प्टी सब एरेज में तोड़ना है सच दैट लार्जेस्ट सम ऑफ एनी सब एरे इज मिनिमाइज। तो लार्जेस्ट सम जो है किसी भी सब एरे का मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लार्जेस्ट सम को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम कोई भी स्प्लिट करेंगे ना एरे को, के टुकड़ा में तोड़ेंगे ना, तो कोई एक टुकड़ा होगा जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा, उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बात के लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हम लार्जेस्ट सम को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला चीज़ जो अभी दिमाग में आ रहा है वो है बाइनरी सर्च। हमको जो सबसे पहला चीज़ माइंड में आ रहा है वो है बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च इसलिए आ रहा है कि अभी हम इस बात के लिए पूरा क्लियर नहीं है कि बाइनरी सर्च काम करेगा कि नहीं करेगा। बस मेरे माइंड में अभी बाइनरी सर्च आ रहा है, तो अब मैं ये देखूंगा कि बाइनरी सर्च यहाँ पर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बाइनरी सर्च यहाँ पर आप किस चीज़ पे लगाइएगा, आप सम पे ही तो लगाइएगा। बोलिएगा कि लार्जेस्ट सम को मिनिमाइज़ करना है, तो मैं कहता हूँ कि लार्जेस्ट सम 0 से लेकर के कोई वैल्यू x तक हो सकता है। तो मैं इस वैल्यू में बाइनरी सर्च लगाता हूँ और चेक करूँगा कि x पे अगर ये मिड वैल्यू है 0 से x के बीच में, तो मैं चेक करूँगा इस मिड वैल्यू पे क्या कोई ऐसा तरीका है एरे को तोड़ने का सच डैट के सब एरे में टूट जाए, के टुकड़ा हो जाए और हर एक टुकड़ा का सम जो है वो मिड वैल्यू से कम हो या बराबर हो। तो ठीक है, और ये अप्लाई करेंगे हम। अगर हमारा ये चीज़ मान लीजिए ट्रू दे दिया कि ठीक है हाँ ऐसा संभव है, तो हम जो है और छोटा करने का कोशिश करेंगे इसको। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आप ऐसा कब कर पाते हैं। सोचिए, आप बाइनरी सर्च में चाहते हैं एक ऐसा मिनिमम वैल्यू निकालना सच डैट आप मिनिमाइज करना चाहते हैं कि बहुत सारा तरीका है सब एरे को तोड़ने का के टुकड़ा में। ठीक है, एरे को तोड़ने का के टुकड़ा में, तो कोई ना कोई टुकड़ा होगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मिनिमाइज करते 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 कोई वैल्यू पर आए, उससे कम आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पीछे जो है अगर ये चीज़ संभव है इतना आप ला सकते हैं, तो इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। चेकर फंक्शन अगर आप इस तरह का बना पाएँ कि इस पॉइंट पर वो ट्रू दे, तो इससे पीछे वाला पॉइंट पर भी ट्रू दे, इस तरह का चेकर फंक्शन अगर आप बना पाते हैं, तो समझ रहे हैं ना कि अगर चेक ऑफ एक्स ट्रू है तो चेक ऑफ एक्स प्लस 1 भी ट्रू आना चाहिए। इस तरह का अगर आप फंक्शन बना पाते हैं, ठीक है, तो ही जो है आप कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च यहाँ पे लगा सकते हैं। तब पूरा मोटिव ये है कि हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है चेक ऑफ मिड। मैं इसको बोलूँगा कि बताओ कि सब एरे तोड़ने का कोई ऐसा तरीका है सच डैट मिड से एक्सीड ना करे, मिड से एक्सीड ना करे किसी भी सब एरे का वैल्यू, मिड से एक्सीड ना करे किसी भी सब एरे के सम का वैल्यू। ठीक है, ये बात है। तो देखिए आप सोचिए ना कि पहला सब एरे आपका 0 इंडेक्स से शुरू होगा और कहीं तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि मिड से छोटा या बराबर रहे, तब तक आप इसको पहला टुकड़ा मान सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टुकड़ा इसके जस्ट बाद से शुरू होगा। ठीक है, और तब तक फिर आप जाइएगा जब तक ये मिड से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, फिर तीसरा टुकड़ा आपका शुरू होगा, तब तक आप आगे जाइएगा जब तक मिड से छोटा या बराबर आपको मिलेगा सम इसका। तो ऐसे करके देखिएगा कि क्या को टुकड़ा बन रहा है। अगर ये टुकड़ा के से छोटा है, इसका मतलब के टुकड़ा हमको बनाना था और के से कम टुकड़ा बना करके भी आप
इस हर एक टुकड़े का सम लेस देन मिड रख पा रहे हैं या इक्वल टू मिड रख पा रहे हैं, तो के टुकड़ा में तो पक्का रख पाएंगे। तो उस केस में ट्रू रिटर्न कीजिएगा इस चेकर फंक्शन से, और इस केस में फॉल्स रिटर्न कीजिएगा कि अगर भाई इसका नंबर ऑफ टुकड़ा के से ज़्यादा आ गया, डैट मीन्स भाई बहुत ही सिंपल सा बात है कि आप उसको के टुकड़ा में नहीं ऐसा कर सकते। तो आराम से यहाँ पर बाइनरी सर्च काम करेगा, जैसा कि हमने देखा कि बाइनरी सर्च एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही ईजिली काम करने वाला है। तो हम जो है सीधा सीधा बाइनरी सर्च को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए हमारा जो वैल्यू हो सकता है एरे में वो 10 की पावर 6 तक हो सकता है नम्स एरे में वैल्यू, ठीक है। और नम्स एरे का जो लेंथ होगा वो 1000 होगा, वेरी सिंपल। तो इतना सा बात है अपने को, ठीक है। के का वैल्यू 50 जो कुछ भी है, के का वैल्यू का बात नहीं करते। तो सोचिए ना एरे का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 10 की पावर 9 तक, 10 की पावर 6 हर एक का वैल्यू हो जाए, और हर एक एलिमेंट का संख्या एटमैक्स 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर 3, 10 की पावर 9। हमको बाइनरी सर्च भी लगाना चाहिए। हमारा जो सम है, हम जिस सम को मिनिमाइज करना चाहते हैं वो 10 की 0 से लेकर के 10 की पावर 9 के बीच में वेरी करेगा, है। तो इंट एस बराबर 0 और ई बराबर क्या होगा, 1E9 होगा। इसी रेंज में हमको बाइनरी सर्च निकालना है, ठीक है। हमको इसी रेंज में वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसा लिखेंगे वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू ई, और मिड निकालेंगे, मिड बराबर एस प्लस ई माइनस एस बाई 2, ठीक है। हमने मिड निकाला। हम फिर चेकर फंक्शन को बोलेंगे कि बताओ चेक करके क्या मिड या मिड से कम रखा जा सकता है। तो मैं जो हूँ इफ कंडीशन के अंदर में इस चेकर फंक्शन को कॉल करता हूँ। अच्छा, इफ चेक ऑफ मिड, हम कह रहे हैं चेकर फंक्शन को कि किसी भी सब एरे का सम जो है मिड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके क्या तुम इस सब एरे को के टुकड़ा में तोड़ सकते हो, एम टुकड़ा में तोड़ सकते हो, सच डैट किसी भी टुकड़ा का सम जो है के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। तो नम्स कॉमा एम इतना लिखे आप। अगर ये ट्रू देता है मतलब ये मिड एक पॉसिबल आंसर है, तो मान लीजिए मैं एक इंट आंसर पहले से बना करके रखा हूँ, इसको इसके वैल्यू को कर दिया हूँ इंट मैक्स से इनिशियलाइज, ठीक है। तो सीधा सा बात है कि मैं इसके वैल्यू को मिनिमाइज ही तो करना चाहूँगा, तो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा मिड इतना लिखूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद सिंपल सा बात एक काम करेंगे हम, सिंपल सा काम ये करेंगे कि हम लिखेंगे, हम अब देखिए छोटा रेंज में हम चेक करेंगे। तो हमारा मिड से लेकर के हम अब चेक करना चाहते हैं कि मिड से छोटा वैल्यू के लिए कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है मिड से पीछे, ताकि वहाँ पर भी ट्रू दे ये फंक्शन। तो हम ई के वैल्यू को मिड -1 ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में हमको तो सीधा सा बात है भाई कि हमको मिड पे नहीं मिला तो मिड से छोटा पे कहाँ से मिलेगा ट्रू, हाँ मिड पे ही ट्रू नहीं है, मिड से छोटा पे कहाँ से ट्रू मिलेगा। तो मिड से बड़ा वैल्यू के लिए हम देखेंगे, तो एस बराबर मिड +1। इतना करने के बाद हमारा जो ये आंसर वेरिएबल होगा ये एक वैल्यू स्टोर कर चुका होगा जो कि मिनिमम होगा किसी सब एरे का सम मिनिमाइज करके आप इतना पे ला सकते हैं सच डेट के टुकड़ा हो जाए। के टुकड़ा करने के बाद जो कोई सब एरे होगा जिसका मैक्सिमम सम होगा उसको आप मिनिमाइज करके इतना पे ला सकते हैं, ठीक है, आंसर पे। अब बात रहा पूरा का पूरा चेकर फंक्शन का, तो बूल चेक ये फंक्शन का नाम है, और ये आर्गूमेंट में लेता है पहले एक इंटीजर इंट मिड, और फिर ये आर्गूमेंट में लेता है व्हाट, क्या लेता है आर्गूमेंट में, फर्दर ये आर्गूमेंट में लेता है, आपको कहने का मतलब एक नम्स एरे लेता है, वेक्टर ऑफ इंट नम्स लेता है, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स लेता है, और फिर एक इंट एम लेता है, वेरी सिंपल। अच्छा, अब आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा कि पहला सब एरे तो आपका 0 इंडेक्स से शुरू होगा, ठीक है। तो 4 int i = 0 पूरा एरे पर एक बार आइटरेट करना पड़ेगा, nums डॉट साइज i++, ठीक है, पूरा एरे पर एक बार आपको आइटरेट करना पड़ेगा। और देखिए आप अभी जिस पहला सब एरे अभी आप चुनिएगा ना, पहला सब एरे में कितना एलिमेंट कंसीडर किए, सम = 0। मान लेते हैं कि पहला सब एरे में अभी तक जो आप एलिमेंट कंसीडर किए हैं कुछ नहीं किए हैं, तो आप जब ये इस एलिमेंट को कंसीडर कीजिएगा तो लिखिएगा सम प्लस इक्वल टू नम्स i। अब देखिए क्या है ना, इफ नम्स i इज ग्रेटर देन मिड, अगर ग्रेटर देन मिड है इसका मतलब
आपका एक सेगमेंट आपका पीछे ही शुरू हुआ था, एक सेगमेंट आपका पीछे ही शुरू हुआ था। सिंपल सा बात है, इसका मतलब सीधा सा बात है कि ठीक है, नम्स इज ग्रेटर देन मिड है, नम्स आई इज ग्रेटर देन मिड नहीं, सम इज ग्रेटर देन मिड। सम अगर ग्रेटर देन मिड है तो सोचिए कोई सवेरे में आप एलिमेंट को इंक्लूड करते 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 जब आई इंडेक्स पर आई इंक्लूड किए तो सम मिड से ज़्यादा हो गया। मतलब इसका मतलब इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते उस सवेरे में, नहीं कर सकते भाई, सिंपल सा बात है, सवेरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एक नया सवेरे शुरू होगा यहीं से, इस आई इंडेक्स से, तो उसमें इस नया सवेरे में ये एलिमेंट आई इंडेक्स वाला कंसीडर होगा। तो सम को मैंने नम साइज से अपडेट कर दिया। अच्छा, इतना करने के बाद एक काम और है कि आप सोचिए कि आप एक काउंट वेरिएबल रखें, इंट काउंट इक्वल टू 0 रखें, ठीक है। अब देखिए काउंट को आप 1 से बढ़ा दीजिएगा। क्यों बढ़ाइएगा? बोलेगा एक सवेरे हमको मिल चुका है जिसका सम लेस देन इक्वल टू मिड है, तो उस सवेरे का काउंट 1 से बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इस केस में तो चलने दीजिए, सम को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, इफ़ नम्स आई इज, अगर नम्स आई ही ग्रेटर देन मिड हो जाता है, अकेला में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मिड से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में तो सीधा सीधा सा बात है कि फॉल्स भाई, नहीं कर सकते किसी भी सब एरे का सम इतना से कम या इतना का बराबर नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात तो हो गया कि आपने 1 से बढ़ा दिया, लेकिन सोचिए अगर इफ़, ठीक है, हाँ देखिए इफ़ आई बराबर नम्स डॉट साइज, अगर आई का वैल्यू नम्स डॉट साइज के साइज -1 के बराबर है, तो उस केस में काउंट को 1 से और बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। उस केस में काउंट को 1 से और आप बढ़ा दीजिए। और अगर ऐसा केस नहीं है तो इल्स में जाइए, अगर ये चीज़ नहीं चला और आई का वैल्यू नम्स डॉट साइज -1 है तो काउंट को 1 से बढ़ाइए। तो इस तरीक़ा से ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि मैं सवेरे कैसे काउंट करूँगा। तो इसका मतलब आपको कम से कम इतना सवेरे तो काउंट नंबर ऑफ सवेरे बनाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सवेरे का सम मिड से ज़्यादा नहीं चाहिए, काउंट नंबर ऑफ सवेरे आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर ये काउंट, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन m है, तब तो रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब आप इस तरह से सम को रख ही नहीं सकते, इतना सम के साथ इतना मिड वैल्यू, सम का वैल्यू अगर मिड करे किसी भी सवेरे का तो ये पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड करे मिड से तो पॉसिबल नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज क्या है, रिटर्न ट्रू। अच्छा, इतना करने के बाद अगर हम इसको रन करें तो अपना काम करना चाहिए, तो ये इसको काम करना चाहिए सॉल्यूशन को। तो ये देखिए काम कर रहा है। मैं इसको इंटरनल टेस्ट केसेस पे भी रन कराता हूँ। बाइनरी सर्च था ये, इसको सबमिट करते हैं। चलिए ये सबमिट हो गया। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। ये सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल जो है ग्राफ सेक्शन से मैंने लिया है, वो है देयर आर n सर्वर्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। आपके पास n सर्वर्स है जो कि नंबर किया गया है, सर्वर को नंबर दिया गया है 0 से लेकर के n-1 तक, कनेक्टेड बाय अनडायरेक्टेड सर्वर टू सर्वर कनेक्शन फॉर्मिंग ए नेटवर्क where connection of I is equal to AI, BI. Represent a connection between server AI and BI. Any server can reach other server directly or indirectly through the network. ठीक है, any server can reach other server directly or indirectly through the network. कोई भी सर्वर जो है can reach other server directly or indirectly through the network. ठीक है, a critical connection is a connection that is removed if we make some servers unable to reach some other server. A critical connection is a connection that if removed, एक क्रिटिकल कनेक्शन क्या है, एक कनेक्शन है, उसको अगर आप रिमूव करते हैं विल मेक सम सर्वर्स अनेबल टू रीच सम अदर सर्वर्स। तो क्रिटिकल कनेक्शन किसको कहा गया है, एक कनेक्शन को कहा गया है जिसको अगर आप हटाते हैं तो विल मेक सब सर्वर्स अनेबल टू रीच सम अदर सर्वर। अच्छा, किसी मान लीजिए आप, क्रिटिकल कनेक्शन किसको कहते हैं, क्रिटिकल कनेक्शन इज ए कनेक्शन, इस ग्राफ में कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसको आप क्रिटिकल कह सकते हैं। उसको हटाने से क्या होगा कि
कुछ सर्वर एक दूसरे से अनरीचेबल हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, मतलब समझ रहे हैं ना कि ग्राफ कनेक्टेड था, इस तरह से आपका जो है सर्वर का आर्किटेक्चर था, सर्वर आपका ग्राफ की तरह कनेक्टेड था, इसे करके एजेस था इस ग्राफ में, इस तरह से आपका सर्वर कनेक्टेड था। आप मान लीजिए इसको अगर आप क्रिटिकल कनेक्शन कह सकते हैं क्या, इस एज को, इस एज को क्या आप क्रिटिकल कनेक्शन कह सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखिए मैं अगर इसको हटा दूँ, इस कनेक्शन को हटा दूँ, देखिए जो भी नोड है जो इस कनेक्टेड कंपोनेंट में है और जो भी नोड इस कनेक्टेड कंपोनेंट में है वो एक दूसरे से अनरीचेबल हो जाएंगे। तो सोचिए ना, क्रिटिकल कनेक्शन वो कनेक्शन है जिसको हटाने से ग्राफ में नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ जाए, वही ना है, वही तो क्रिटिकल कनेक्शन है। तो क्रिटिकल आप देखिए, जैसे इसको हटाइएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटाइएगा तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट उतना ही रहेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। देखिए ना कोई कनेक्शन नहीं टूटा भाई, तो यही है। तो क्रिटिकल कनेक्शन तो अपना लोग समझ गए। तो क्रिटिकल कनेक्शन इज ए कनेक्शन दैट if removed will make some servers unable to reach some other server. So return all critical connection in the network layer in any order. तो आपको सारा का सारा क्रिटिकल कनेक्शन जो है रिटर्न ऑल क्रिटिकल कनेक्शन इन द नेटवर्क इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में जो है आप सारे क्रिटिकल कनेक्शन को रिटर्न कीजिए, ठीक है। तो कैसे रिटर्न कीजिएगा क्रिटिकल कनेक्शन को? ये एक क्रिटिकल कनेक्शन है इस ग्राफ में, जैसे देख सकते हैं ये 1 से 3 वाला एज, लेकिन ये एज इज़ नॉट अ क्रिटिकल कनेक्शन। 1 से 2 वाला कोई क्रिटिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसको हटा देने से क्या होगा, मतलब क्रिटिकल कनेक्शन उसको कहते हैं जिस एक एज को हटा देने से नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ जाए, वेरी सिंपल। तो आप खुद सोचिए, चलिए एक ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है, एक ट्री बनाते हैं अपन, मस्त ट्री बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ट्री बनाया, ठीक है, इस तरह से मैंने ट्री बनाया, ठीक है, ये ट्री है अपने पास। सोचिए इसमें एक ट्री में से किसी भी एज को हटाइएगा ना, एक ट्री में से किसी भी एज को हटाइएगा, किसी भी एज को हटाइएगा, तो एक ट्री का हर एक एज अपने आप में एक क्रिटिकल कनेक्शन है, हर एक एज, किसी को भी हटाइएगा तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ेगा। लेकिन सोचिए आपको चेक करना हो कि ये एज आपका क्रिटिकल कनेक्शन है कि नहीं है, तो कैसे? मान लीजिए मैं इस ट्री में कुछ एज और जोड़ता हूँ तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो लेट्स से आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन द गिवन ट्री एंड इट विल बिकम ग्राफ। तो मैंने सोचिए एक नोड ऐसे जोड़ा, ठीक है, एक नोड मैंने ऐसे जोड़ा। अब सोचिए इस नोड के जोड़ने से क्या होगा, ये एज, इस एज का मैं बात कर रहा हूँ, ये एज क्या एक क्रिटिकल कनेक्शन रहा? अब ये एज क्या क्रिटिकल कनेक्शन रहा? इस एज का हम बात कर रहे हैं, क्या ये क्रिटिकल कनेक्शन रहा ये एज? सो आप बताइए खुद कि ये एज क्या क्रिटिकल कनेक्शन रहा? नहीं। इस एज को अगर आप हटा भी देते हैं तो ये पहले से किसी जगह से कनेक्टेड है, वेरी सिंपल। हाँ, और क्या ये एज खुद में रहा क्रिटिकल कनेक्शन? नहीं भाई, क्योंकि सोचिए आप अगर यहाँ से डीएफएस करना शुरू करें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ आए, तो आप इस एज पे नहीं जाइएगा। इस एज पे क्यों नहीं जाइएगा डीएफएस करने वक्त? मान लीजिए आपको पूरे ट्री में ट्रैवर्स करना है डीएफएस करते हुए, तो आप डीएफएस कुछ इस प्रकार से चले कि आप ऐसे करके चल रहे हैं डीएफएस में, आ रहे हैं 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 आ रहे हैं, यहाँ पे इस सब नोड आपका विजिटेड है, पहला भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है। जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपके पास एक एज है इस पे जाने का फिर से दोबारा, लेकिन आप क्या जाइएगा? नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि बोलिएगा कि आप इस एज से हम इस भी वर्टेक्स से किसी V1 वर्टेक्स पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन वो V1 तो पहले से विजिटेड है, तो हम क्यों जाएँ? सोचिए जो एज किसी वर्टेक्स पे आप खड़ा है, वहाँ से कोई एज जाता है किसी वर्टेक्स V1 पे और वो V1 पहले से विजिटेड है, तो इसका मतलब सीधा सा बात है, आप जिस रास्ता से आए हैं उस रास्ता में V1 विजिटेड था, V1 से होकर के आप आए हैं और फिर V1 पर आप जा रहे हैं। तो जिस एज के थ्रू V1 पे जा रहे हैं उसको हटाने से ये भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है V1 से, V1 से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये इसको हटाने से नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि जिस रास्ता से हम आए हैं
उस रास्ता में भी मिला हमको, V1 भी मिला। अब जो है अगर हम इस V से कनेक्ट होने वाला एज V1 को अगर हम हटा भी देते हैं तो फिर भी तो हम जिस रास्ता से आए उस रास्ता में जो भी मिला था सबको विजिट कर ही लिए ना। तो V से जहां जा सकते हैं वहां तो हम आराम से जा ही सकेंगे अब भी। तो इसको हटाने से आपका कोई ग्राफ में नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बढ़ना है। तो इस तरह के एज को कहते हैं DFS में, जिस एज को आप नहीं चलते हैं, जिस एज पे नहीं चलते हैं, नहीं जाते हैं आप, जिस एज के थ्रू ट्रेवर्स नहीं करते हैं, उस एज को कहते हैं बैक एज। तो बैक एज जो है ना कभी भी क्रिटिकल एज नहीं हो सकता है, क्रिटिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है। बैक एज कांट नेवर बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। क्योंकि आप सोचिए ना, आप क्या कह रहे हैं कि इसको हटाने से नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पर आए बोले कि ये एक एज है जो किसी वर्टेक्स V को जाता है और वो वर्टेक्स पहले से हमको रास्ता में मिला था जिधर से हम आए हैं, और उस रास्ता में हम इस एज को नहीं चले हैं। तो इस एज को बिना चले हम सारा चीज़ विजिट कर लिए, तो इस एज को हटाने से नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट थोड़ी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये कभी भी क्रिटिकल कनेक्शन नहीं हो सकता। तो बैक एज कांट बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। इतना बात समझ में आ गया कि बैक एज जो है कभी भी क्रिटिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो हो कौन सकता है? तो बैक एज के अलावा सारा एज क्या क्रिटिकल कनेक्शन होगा क्या? नहीं, ये बात भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप सोचिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। बैक एज के अलावा जो भी एज है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो एज जो है क्रिटिकल कनेक्शन होगा। क्योंकि आप सोचिए कि ये आपका क्या है, बैक एज है, ये आपका बैक एज है। लेकिन इस DFS में आप इस एज पर अवश्य चलेंगे, इस एज पर अवश्य चलेंगे, इस एज पर भी चलेंगे। ये सब बैक एज नहीं है। लेकिन सोचिए आप, ये बैक एज नहीं है, लेकिन इसको भी हटा के देखिए, आप इसको हटा दीजिएगा ना तभी पूरा ग्राफ कनेक्टेड रह जाएगा, पूरा ग्राफ कनेक्टेड रह जाएगा, फिर भी पूरा ग्राफ कनेक्टेड रह जाएगा। इसको हटा के देखिए आप। लेट्स सी, आई एम रिमूविंग दिस एज। अब बताइए, पूरा का पूरा ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बढ़ा। तो इस बात का तो गारंटी है, इस बात का गारंटी है कि कोई अगर बैक एज है तो वो पक्का एक क्रिटिकल कनेक्शन नहीं है। लेकिन कोई एज बैक एज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिटिकल कनेक्शन है। तो एक बात तो क्लियर है, बैक एज, कलर मैं चूज कर लेता हूं अच्छा वाला। तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि बैक एज कांट बी क्रिटिकल कनेक्शन, बैक एज कांट बी क्रिटिकल कनेक्शन। हाँ, तो हम यहाँ थे कि, तो इसका मतलब यही है कि बैक एज कांट बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। बैक एज कभी भी क्रिटिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है, कांट बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। लेकिन इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये भी है, इट इज नॉट गारंटेड, इट इज नॉट गारंटेड that the non-back edge will be a critical connection। बैक एज समझते हैं ना, DFS में जिस एज के थ्रू आप नहीं जाते हैं, गुजरते हैं, उसको बैक एज कहते हैं। जिस एज पर आप नहीं चलते हैं, मतलब कोई भी आपको नोड विजिटेड मिलता है तो वहां पर नहीं जाते हैं आप उस नोड पे, तो वो जो एज था उस एज पर नहीं चले आप। तो इट इज नॉट गारंटीड दैट नॉन बैक एज विल बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। इट मे बी और मे नॉट बी, इट मे बी और मे नॉट बी। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यही दो केसेस हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा बात है। लेकिन अब बात यह है कि हम पहचाने क्या, कैसे पहचाने कि कौन सा नॉन बैक एज एक क्रिटिकल कनेक्शन है और कौन सा नॉन बैक एज एक क्रिटिकल कनेक्शन है और कौन सा नॉन बैक एज एक क्रिटिकल कनेक्शन है और कौन सा नहीं है। तो सारा का सारा जो हमारा मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि हम कैसे पहचाने कि नॉन बैक एज में से कौन सा नॉन बैक एज एक क्रिटिकल कनेक्शन है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कभी इस पर एक सवाल भी नहीं किया है, लेकिन हमको जो है याद नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार हम एनालिसिस करते हैं खुद से और देखते हैं कि रिकॉल होता है कि नहीं होता है चीज़। आशा करता हूँ कि होगा। चलिए,
तो मान लीजिए कि ये आपके पास है, आप सोचिए इस तरह से आपका ये है। तो जहाँ तक हमको थोड़ा थोड़ा याद था कि हम थोड़ा सा जो है इन टाइम और टाइम का यूज़ करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ से डीएफएस करना शुरू किए, इस पे गए, इन कर गए, इसमें इस वर्टेक्स पे भी इन कर गए, इस वर्टेक्स पर 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 भी इन कर गए, ठीक है। सोचिए, ठीक है, इन कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, इन कर गए आप, वेरी सिंपल। अच्छा, इन टाइम सबका आपने इन कर गए, इन कर गए, इन कर गए, ठीक है। अच्छा, सोचिए आप इस एज पर तो चलेंगे नहीं, इस एज पर चलेंगे नहीं। अच्छा, इस एज पर आप चलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एज पर आप नहीं चलने वाले हैं क्योंकि ये बैक एज है। अब जब आप लौटने लगिएगा तो आप कैसे पता लगाइएगा कि, क्योंकि चलने वक्त तो पता नहीं लगाना, लौटने वक्त ही पता लगाना पड़ेगा ना कि ये तो नॉन बैक एज नहीं था, इस एज पर आप गए थे। तो ये एज एक हमारा शक का घेरे में आता है कि ये क्या एक क्रिटिकल कनेक्शन है कि नहीं है। क्योंकि जब आप लौटने लगे तो आपने देखा कि ये इस एज पर मैं गया था, तो ये बैक एज नहीं है। तो इट मे बी द केस दैट इट इज गोइंग टू बी एन एक क्रिटिकल कनेक्शन हो सकता है। तो कैसे पता करें हम लौटने वक्त की ये जिस एज, इस एज पर हम चले थे, तो ये एज एक क्रिटिकल कनेक्शन है कि नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड दैट, हम इस चीज़ को कैसे पता लगा सकते हैं। इस चीज़ को पता लगाने का बहुत ही सिंपल सा क्या हो सकता है, आप सोचिए, लेट्स फाइंड इट। ये तो अभी के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जिस एज से आप होकर के आए हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इस एज पे घुसे हैं, इसी वर्टेक्स से इस एज पे घुसे हैं, इसी वर्टेक्स से आप इस एज पर घुसे हैं। चलिए मैं पीला कलर ले लेता हूँ। इसी एज से आप इस वर्टेक्स पे घुसे हैं, इस वर्टेक्स से आप इस एज पर चले हैं, वेरी सिंपल। अच्छा, सोचिए कि ये क्रिटिकल कनेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नोड है ना, ये जो नोड है ना, ये किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिससे आप होकर के आए हैं, इसीलिए नहीं, ये नहीं है। क्योंकि ये जो नोड है ना किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है विदाउट यूजिंग दिस एज, इस एज के बिना ही किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिस वर्टेक्स को आप ऑलरेडी विजिट करके यहाँ पे आए। सोचिए कि इस वर्टेक्स पर आप आए हैं, फिर इस एज पर चले, वेरी सिंपल, और इस एज पर चल करके आप इस वर्टेक्स पर पहुंचे हैं। तो ये वर्टेक्स अगर किसी एज से, किसी तरह से, किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिसको आप विजिट करके यहां पे आए हैं, जिसको आप विजिट करके यहां पर आए हैं, ये वर्टेक्स किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिसको विजिट करके आप यहां पर आए, आप यहां पर आए, फिर यहां से यहां गए, और जहां पर गए ना वो किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिसको आप होकर के आए थे यहां पे। देखिए, आप वन से होकर के आए थे यहां पर, और वन कनेक्टेड है इनडायरेक्टली किससे, इससे, इसलिए ये बैक एज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये पता कैसे लगाएं कि भाई ये जो वर्टेक्स है इसको आप, ये किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिसको आप होकर के आए हैं। ये पता लगाने के लिए एक सिंपल सा इन आउट ऑड टाइम का इन टाइम और ऑड टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने घुसा इस पे, तो टाइम 1 था, और बोला कि पहली बार मैं इस वर्टेक्स पे आया था, फिर आपने बोला दूसरी बार मैं इस पे आया, फिर तीसरी बार मैं इस पर आया, फिर चौथी बार मैं इस पर आया, फिर पांचवी बार मैं इस पर आया, ठीक है। जब आप निकलने लगे ना तो आपने एक ऑड टाइम लिखा, एक आप अलग टाइम स्टोर करके रखे हैं, ऑड टाइम। अगर मान लीजिए आप निकलने लगे, इस वर्टेक्स से निकलने लगे, यहाँ पर आप गए, बोले कि ये तो बैक एज है, बैक एज है। अच्छा, तो आप क्या कीजिए ना, आप टाइम स्टोर कर लीजिए, लौटने वक्त एक और जगह रखिए जहाँ पर टाइम स्टोर कर लीजिए। लौटने वक्त आपको कोई चीज़ मिला होगा जो कि विजिटेड होगा, तो आप लौटने वक्त देखें कि 1, बोले कि अच्छा 1, तो बोले कि यानी कि मैं एक ऐसा एज पर जा सकता हूँ जिसका जो विजिटेड है टाइम बराबर 1 पे, आप यहाँ पर 1 स्टोर कर दिए। तो जब आप यहाँ पर आए, जब आप यहाँ पर आए तो आपने देखा
कि भाई ये जो एज है ये तो बैक एज नहीं है, तो इट मे बी ए क्रिटिकल कनेक्शन, इट मे बी अ क्रिटिकल कनेक्शन। ये क्रिटिकल कनेक्शन हो सकता है, वेरी सिंपल, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है क्रिटिकल कनेक्शन ये हो सकता है, क्रिटिकल कनेक्शन ये हो सकता है। लेकिन फिर आप चेक कीजिएगा, बोलिएगा कि हमारा इन टाइम 4 है, हम 4 सेकेंड पर हम यहाँ पे पहुंचे थे। अच्छा, ये किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है किसी तरीका से, जो कि 4 सेकेंड से पहले पे विजिट हुआ हो, या 4 सेकेंड पर ही विजिट हुआ हो, तो देखिएगा 1 है भाई, कम है। तो मतलब हम पहले से किसी एज से आए हैं, किसी वर्टेक्स से आए हैं जिस पर ये जा सकता है बिना इस एज के, मतलब ये क्रिटिकल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर वैल्यू रहता, मान लीजिए 6 रहता वैल्यू, आप बोलते कि भाई कोई एज है, कोई वर्टेक्स है जो 6 सेकेंड टाइम 6 पे विजिट, टाइम 6 पे विजिट हुआ है, उस पर ये जा सकता है, उस पर ये जा सकता है मेरे बिना, मेरे बिना बहुत सारा वर्टेक्स पे ये जा सकता है। आप बोल रहे हैं कि इस 4 बोल रहा है कि मेरे बिना ये बहुत सारा वर्टेक्स पे जा सकता है, ये वाला वर्टेक्स से आप मेरे बिना, इसके बिना आप जा सकते हैं बहुत सारा वर्टेक्स पे। इस वर्टेक्स के बिना आप, इसको मैं V1 कहूँ, V2 कहूँ, तो V1 देख बोला क्या, V2 मेरे बिना जिस जिस वर्टेक्स पे जा सकता है उस सब पर घुसने का टाइम क्या था बताओ। तो बोला कि एगो का टाइम था 1, एगो का टाइम 2 था, एगो का टाइम T1 था, एगो का टाइम T2 था, एगो का टाइम T3 था। बोला इस सब में से मिनिमम क्या है बताओ। आपने बोला कि चलो ये T है, इस सब में से मिनिमम। भी बहुत सारा वर्टेक्स पर जा सकता है, मतलब बहुत सारा वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये बिना इसके जा सकता है बहुत सारा वर्टेक्स पे। मान लीजिए V1 V2 V3 सबका कुछ टाइम है जिसपे उसमें एंट्री हुआ था DFS का, तो आपने देखा कि बहुत सारा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला इसमें से किसका एंट्री का टाइम सबसे कम है, तो आपने बोला कि भाई कोई टाइम T है। तो आपने चेक किया कि ये T टाइम यहाँ पर घुसने के टाइम से बराबर हो या कम हो, तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि ये इस वर्टेक्स पे, किसी न किसी वर्टेक्स पर विजिट जा सकता है जिसको मैं होकर के आया हूं, ये V1 बोलेगा। अच्छा, मैं जहां से होकर के आया हूं वहां पर ये जा सकता है मेरे बिना, इसका मतलब मेरे हट जाने से, इस एज के हट जाने से कोई नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये बात रहा कि आप तो इन टाइम आराम से स्टोर करते जाइएगा DFS में, लेकिन ये जो दूसरा वाला टाइम है इसको मैं डिसाइडिंग टाइम कहूँ, TD हर एक वर्टेक्स का कैसे स्टोर करते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ से जब लौटने लगे और यहाँ पर आए, तो आप देखें कि इसमें TD का वैल्यू क्या है और इसमें TD का कुछ वैल्यू होगा, तो आप मिनिमम ऑफ दीज टू TD, इस TD के वैल्यू को कर दीजिएगा मिनिमाइज। अगर ये छोटा होगा तो इसको इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो TD के वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर लेंगे इंट मैक्स से, बहुत बढ़िया बात, ये सबसे मेरा बहुत बढ़िया काम होगा। और जो T है इन टाइम है उसको तो कुछ नहीं करेंगे, और TD को हम इनिशियलाइज करेंगे इंट मैक्स से। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम आराम से हर एक बैक एज को पहचान सकते हैं और उसको एक DFS में सारा काम कर सकते हैं अपन, 2 टाइमिंग का कॉन्सेप्ट से। तो इतना बात तो अपने लोग को समझ में आया, ठीक है। मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले, इस पर कभी सवाल नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था कि शायद याद आ जाए मुझे, तो याद आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन चलिए फाइनली हमको याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, 0 से n-1 तक हमारा वर्टिसेस है। चलिए कैसे इसको करें, आपको एज दिया गया है, तो एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ADJ, और इसका साइज रखते हैं n, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कोड ऑटो IT बराबर कोलन कौन कर देते हैं CONN, ठीक है। सोचिए IT ऑफ 0 U है और IT ऑफ 1 V है, तो अनडायरेक्टेड एज है, तो ADJ ऑफ IT ऑफ 0 डॉट पुश बैक V, और इसी तरह से फिर से एक और एज जोड़ना पड़ेगा IT1 से, भी नहीं IT1, ये जोड़ दिया हमने। फिर एक एज लेते हैं ADJ ऑफ IT1 डॉट पुश बैक IT0,
ठीक है, इतना करने के बाद हमारा एडजेसेंसी लिस्ट तैयार है। वंस हमारा एडजेसेंसी लिस्ट तैयार हो गया, उसके बाद हमको एक चाहिए विजिटेड, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड। हमको चाहिए एगो इन टाइम रखने के लिए टी इन, हमको एगो चाहिए टी डी, 3 वेक्टर चाहिए हमको। ठीक है, विजिटेड टी इन टी डी। वैसे 3 से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं करते, वेरी सिंपल सा काम करते हैं। एक तो सिंपल सा काम ये है, इस सब के साइज को एन कर देते हैं पहले। विस डॉट, एक मिनट, क्या यार, रीसाइज एन, और हर जगह 0 डाल देते हैं, कोई विजिटेड नहीं है, मस्त। और क्या करते हैं ना, टी इन डॉट रीसाइज एन कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 0। लेकिन टी डी को रीसाइज करते हैं और इसमें कर देते हैं इसका भी साइज n, लेकिन हर जगह पे इंट मैक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद हम एक DFS चला देते हैं। ठीक है, किससे चला देते हैं DFS, किसी नोड 0 से चला देते हैं और ADJ दे देते हैं, किसी भी नोड से चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई दिक्कत नहीं। इतना चलाइए और एक वेक्टर ऑफ इंट रखिए आंसर बना के, वेक्टर ऑफ इंट आंसर। ठीक है, और अंत में आपका ये DFS चलने के बाद आंसर में स्टोर हो चुका होगा वो सारा क्रिटिकल कनेक्शन, जो कि एक क्रिटिकल कनेक्शन है, डेफिनेटली दैट इज ए क्रिटिकल कनेक्शन। वो सारा क्रिटिकल कनेक्शन स्टोर हो जाएगा और हम फटाक से कर देंगे उसको रिटर्न। चलिए, अब मेन हमारा जो मोटिव है वो है कि एक वॉइड टाइप का DFS फंक्शन है हमारे पास, उसके पास एक आर्गूमेंट है int v और एक आर्गूमेंट है वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट है ADJ। ठीक है, ये हमारे पास 2 आर्गूमेंट है। दो आर्गूमेंट है हमारे पास, इस 2 आर्गूमेंट का यूज़ करके वो सारा क्रिटिकल कनेक्शन को पहचान किया और वेक्टर में पुश करते जाएगा, यही हमारा मेन टारगेट है। तो हम क्या करें, सबसे पहली बात कि आप क्या करिए, विजिटेड ऑफ v को कर दीजिए 1 और विजिटेड ऑफ v को कर दीजिए 1, और यहाँ पर एक चीज़ और रखिए कि इन टाइम 0, तो इन को -1 कर देगा। ठीक है, तो आप घुसते ही पहले इसको विजिटेड किए, यहाँ पर हमारे पास एक इंट टी भी है। ठीक है, कि कब किस टाइम पे यहाँ पे घुसे, तो टी इन ऑफ v इज इक्वल टू टी कर दीजिए। ठीक है, टी कर दिया आप, फिर इंट ch ADJ ऑफ v के चाइल्ड पे जाइएगा, तो आप पहले देखिएगा कि विजिटेड ऑफ ch, ये जो विजिटेड ऑफ ch है, ठीक है, इफ विजिटेड ऑफ ch अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सीधा सा बात है कि यहाँ से आप होकर के आए, यहाँ से आप होकर के आए। ठीक है, कहाँ से आप होकर के आए हैं, आप जो है v से ch पर नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ch पर पहले से आप होकर आए हैं ना, तो ch का कुछ इन टाइम रहा होगा, ch का कुछ इन टाइम रहा होगा, सिंपल सा बात है, ch का कुछ इन टाइम रहेगा। तो हम टी को क्या कर दें, टी बराबर कर दें हम टी ऑफ v के टी को क्या कर दें, बताइए आप। अच्छा, 2 बात है, ये बैक है चाहे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो टी डी ऑफ v बराबर क्या कर दें, मिनिमम ऑफ इन टाइम ऑफ इस वर्टेक्स v का इन टाइम, कॉमा इस ch का इन टाइम, टी इन ऑफ ch, हाँ ch के इन टाइम, इस दोनों के इन टाइम में से जो मिनिमम होगा उसको उसके बराबर कर दीजिए। ठीक है, अगर ये बात है तो
लेकिन इस केस में क्या करेंगे, आपको डीएफएस चलाना पड़ेगा। तो डीएफएस ऑफ क्या कीजिएगा, डीएफएस ऑफ सी एच कॉमा ए डी जे कॉमा टी। इतना करने के बाद तो ये रहा। अच्छा, तो टी आपने दे के कॉल कर दिया। अच्छा सोचिए कि ये तो बैक एज है नहीं, तभी तो इस एज पर चले हैं, भी से सी एच पर गए हैं, ये एक बैक एज नहीं है। सोचिए ना, सी एच का टी डी टाइम स्टोर हो चुका है अभी तक के लिए। तो हम क्या करें, हम क्या करें, अब देख लेते हैं कि सी एच का टी डी टाइम क्या छोटा या बराबर, अगर छोटा होगा या बराबर होगा तो बैकेज नहीं होगा। इफ टी डी ऑफ if td of ch is greater than td of नहीं, t in of v वर्टेक्स, v से ch चीज का बात कर रहे हैं, v से ch पे गए हैं। तो अगर सोचिए कि td टाइम जो है ch का वो ज़्यादा है t in टाइम ऑफ v से, इसका मतलब सीधा सा बात है कि आप जिस भी वर्टेक्स पे जा सकते हैं बिना v से ch वाला रास्ता यूज करके ch से, वो सब एज पर आने का टाइम जो है उसमें से जो मिनिमम टाइम है वो टी डी ऑफ सी एच है, और वो ज़्यादा हो गया। तो पहले आप इस पर आए फिर उस पर गए हैं, इसका मतलब ये जरूर एक क्रिटिकल कनेक्शन है। तो आंसर में आप पुश बैक किए, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा बताइए। आंसर में आप पुश बैक कीजिएगा, एक वेक्टर पुश बैक करिएगा, बोलेगा वी से सी एच एक एज है जो कि एक क्रिटिकल कनेक्शन है, रिटर्न कर दिए। ये करने के बाद और एक काम और कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए उस एज एक लीफ नोड होगा, लीफ नोड का टी डी टाइम कितना के बराबर होगा, उसके खुद के टी इन टाइम के बराबर। तो टी डी ऑफ वी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टी डी ऑफ वी कॉमा टी इन ऑफ वी। चलिए, इतना करने के बाद हमको लगता है कि हमारा सॉल्यूशन काम करेगा। अच्छा, एक काम अपना लोग नहीं किए कि टाइम को एक से बढ़ा देना है, जब एक एज को विजिट कर लिया टाइम को एक से बढ़ाइए, मस्त। देखिए इट शुड वर्क, आई थिंक इट शुड वर्क, लॉजिक हमारा करेक्ट है, काम करना चाहिए। लेकिन देखिए काम नहीं किया, काम नहीं किया, 1 से 3 को नहीं पहचाना। ये क्यों नहीं पहचाना, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 0 से 2, 1 से भी 2, 0 1 2 ट्रायंगल बना रहा है। 0 1 2 एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, 0 1 2 एक ट्रायंगल बना रहा है, और 1 से 3 भी एक एज है, तो 1 से 3 भी एक एज है। तो ये तो साक्षात जो है एक क्रिटिकल कनेक्शन है, लेकिन इसको पहचान नहीं पा रहा है। 0 से चला 3 पे आया, 3 का टी डी टाइम, जीरो से 1, 1 से 3 नहीं गया होगा जी, ऐसे ही तो गया होगा, कैसे भी आया होगा 1 से 3, और 3 पे आके जब लौटा होगा चेक किया होगा कि 3 का टी डी टाइम क्या है, 3 का टी डी टाइम सी और टी डी ऑफ 3, सी और टी इन ऑफ 1, सी और टी डी ऑफ 3। यहाँ पर रुकिए, सी और टी इन ऑफ 3 और टी डी ऑफ
टी इन ऑफ वन, टी डी ऑफ थ्री, टी इन ऑफ वन और टी डी ऑफ थ्री. सो टी इन ऑफ वन एंड टी डी ऑफ थ्री. वन वन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वन से टू पे गए हैं. टाइम अपडेट नहीं हो रहा है ठीक से. जब ये किसी को टी दिए, टी को प्लस प्लस कर रहे हैं. टी और टी, टी और वी. ये इन टाइम ठीक से नहीं बना रहा है वी और इंडियन. वन जीरो, टू पे वन, वन वर्टेक्स टाइम टू पे पहुंचे हैं, थ्री वर्टेक्स टाइम टू. तो इसमें मैं जब सिमुलेट कर रहा हूँ तो इसमें एक समस्या है कि देखिए पहले जीरो वर्टेक्स पे जा रहा है, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे. पहले जीरो पे, पहले जा रहा है जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे. जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे गया, फिर लौट के आया यहाँ पे, फिर थ्री पे गया, फिर ऐसे चला गया. ठीक है, इस तरीक़ा से आपका पाथ है. तो जीरो वन टू, यहाँ पर जीरो टाइम पे, यहाँ पे वन टाइम पे, यहाँ पे टू टाइम पे. ठीक है, यहाँ फिर थ्री टाइम पे. तो इस तीन का ऑड टाइम भी तो होना चाहिए, टी डी भी तो होना चाहिए. कितना सोचिए, थ्री, इस वर्टिसेस थ्री का टी डी भी होना चाहिए. कितना? तीन के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक आ जा रहा है. क्यों एक आ जा रहा है? वही समस्या है. टी डी टाइम जो है तीन है, तीन का एक आ जा रहा है, क्योंकि क्या आना चाहिए? वन का तो चलो वन ठीक है, काहे आ जा रहा है भाई? हमने जो कोड जो सोच के लिखा है उसमें तो थ्री पे तीन पे घुसे. अभी देखिए, बैक एज तो है नहीं. सी ऑट भी कॉमा सी एच, जो बैक एज नहीं है वही यहाँ पे आएगा. देखिए यहाँ पे कौन कौन बैक एज नहीं है, आपको पता चल जाएगा. वी से सी एच आप देख सकते हैं. मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ. तो देखिए मैं इस पर लिख देता हूँ एक और चीज़, स्पेस डाल के. फ्रंट एज है ये फ्रंट एज है. अपने पता चलेगा कौन कौन फ्रंट एज है. ये देखिए, जीरो से एक से दो और एक से तीन. एक से तीन एक क्रिटिकल कनेक्शन हो सकता था, उसका चेकिंग कैसे हुआ है? तीन का इन टाइम तीन है, कोई दिक्कत नहीं. तीन पे आप घुसे, आप तीन से रिटर्न हो गया है. तो यहाँ पर, यहीं पर आप चेक कर रहे हैं ना.
यहीं पे आप चेक कर रहे हैं। आप टी डी ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन टी इन ऑफ वी, तो आंसर डॉट पुश बैक, यही कर रहे हैं आप। टी डी ऑफ सी एच, और सी एच तो 3 है। ये 1 कैसे, कब हो जा रहा है ये 1? वन कैसे आ जा रहा है भाई? टी डी ऑफ वी बराबर, अच्छा यहाँ पर देखिए, एक चीज़ दिक्कत है ना कि हमने इस क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सिंपल सा दिक्कत ये हो जा रहा है कि आप इस नोड से आए हैं इस नोड पे, और फिर वो जब इसी नोड पर जाने का कोशिश कर रहा है तो उसको अनविजिटेड मिल रहा है, और अनविजिटेड मिल रहा है तो इसको भी बैक एज मान रहा है, इसको बैक एज एक बार के लिए, इसको भी बैक एज वाला केस में ये जा रहा है। तो अगर हम इतना सा बस काम कर दें, यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें कि हम यहाँ पर एक प्री रख लें कि -1 है भाई प्री, ठीक है। तो यहाँ पर प्री का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर डी एफ एस करने वक्त प्री का वैल्यू भी होगा, और यहाँ पर एंड, यहाँ पर ये लिख दें कि सी एच इज़ नॉट इक्वल टू प्री, ठीक है। और यहाँ पर एक इंट प्री रख लें, तो अपना मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, समझ रहे ना। अब मामला सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि फ्रंट एज भी एक बार के लिए बैक एज वाला केस में जा रहा है। ये क्या आ गया बताइए? एंड सी एच इज नॉट इक्वल टू प्री, इसको अंदर लिखिए। इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू प्री, तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होना है, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होना है, बाकी वैसे ही रहने देते हैं। तो देखिए 1 3 तो आ रहा है, लेकिन 0 1 भी आ जा रहा है, 0 1 जो कि है नहीं, 0 1 तो एक क्रिटिकल एज नहीं है, 0 1 क्यों आ जा रहा है? 1 जब 2 पे गया था तो 2 को इन टाइम मिला था 0। अच्छा टी डी ऑफ 2, ये तो बैकेज है, ठीक है। टी डी ऑफ 2, सी और टी डी ऑफ 2 क्या है बताइए? यही यही दिक्कत हो गया होगा। टी डी ऑफ 2 यहाँ पर ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ तो हटा दिए ना अपन, वो डालना पड़ेगा ना कि टी डी ऑफ वी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टी इन ऑफ वी कॉमा टी डी ऑफ अच्छा टी डी ऑफ सी एच, ठीक है। ये करना पड़ेगा, ये छूट रहा है एक चीज़। जीरो वन क्यों आ जा रहा है? देखिए टी डी ऑफ 0, टी डी ऑफ 2 क्या है, टी डी ऑफ 2 होना चाहिए 0, सिंपल सा बात है, टी डी ऑफ 2 होना चाहिए 0। और टी डी ऑफ 2 अगर 0 होगा तो जब 1 से आप 2 पर गए होंगे, लौट के आए होंगे, चलिए 1 मिनट मस्त प्रिंट करा के देखते हैं। टी डी ऑफ 2 सी और टी डी ऑफ 2
ठीक है, और फिर टी डी ऑफ 1 और फिर इंडल। 3301 3301 01 टी डी ऑफ 2 0 है, और टी डी ऑफ 1 1 कैसे हो गया? 1 से 2 पे गए थे आप, 1 से 2 पे गए थे, यहीं से गए थे। हाँ, 1 से 2 पे गए थे आप, 1 से 2 पे गए थे ना भाई। टी डी ऑफ 2 जो है यहीं पे हो गया 0 के बराबर। इफ v बराबर 1 एंड सी एच बराबर बराबर 2, लिखो सी ऑट टी डी ऑफ सी एच। इसको हटाते हैं, और कहीं है इसको हटाते हैं, और कहीं है इसको हटाते हैं। अभी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ, क्या दिक्कत हो रहा है। अरे यार, कौन कौन सा फ्रंटेज है पहले ये देखते हैं। 0 से 1, 1 से 2। 1 से 2, 1 से 3 लिखे तो हैं। v बराबर 1 एंड सी एच बराबर बराबर 2, टी डी ऑफ सी एच। हाँ, टी डी ऑफ सी एच कितना आउटपुट दे रहा है? 0, 0 दे रहा आउटपुट। टी डी ऑफ v बराबर मिनिमम ऑफ 3 ऑफ v और टी डी ऑफ सी एच। तो यार सी और टी डी ऑफ v इंडल। 1 टी डी ऑफ 1 टी डी ऑफ 1 ये 0 आ जाएगा। जीरो जीरो आया ना, फाइनली 0 आया यार। लेकिन फिर 0 से 1 कैसे खुश हो जा रहा है? वन से जब हो के आया,
टी ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन सी एच से होकर के आप आए हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत था यहीं पे इस लाइन में। ये लाइन मैंने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बाकी सब सही है। यहाँ पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो सेम ही लॉजिक है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक वही है, उस लॉजिक को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इस जगह पे गड़बड़ा गया था। तो बाकी जो है ये आप आराम से जो इसको सबमिट करके दिखा सकते हैं। हम आपको ये सबमिट हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है। So you can see it is accepted. 3 times I have submitted it. It's working. So we can move to our next question. So the next question is from our maximum height by stacking cuboid. ठीक है, एक मिनट पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो हम जो है अपना तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल जो हमारे पास है वो है गिवन n cuboids where the dimension of ith cuboid is cuboid of I। तो बहुत सारा n क्यूबाइड दिया गया है आपको, तो हर एक क्यूबाइड का विड्थ, लेंथ और हाइट दिया गया है। बोला क्या, मैं पढ़ चुका हूँ एक बार सवाल। बोला गया क्या कि क्यूबाइड 1 के ऊपर क्यूबाइड 2 को तभी रख सकते हैं जब इसका विड्थ W1 होगा, इसका लेंथ L1 होगा, इसका हाइट H1 होगा। इसी तरह से इसका विड्थ W2, इसका लेंथ L2 और इसका हाइट H2। इसमें रिलेशन दिया गया है। देख रहे हैं, यू कैन प्लेस क्यूबाइड आई ऑन क्यूबाइड जे। आप क्यूबाइड आई को क्यूबाइड जे पर तभी रख सकते हैं जब विड्थ ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू विड्थ ऑफ जे और लेंथ ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ जे और हाइट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू हाइट ऑफ जे। मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसके ऊपर रखना चाहते हैं आप, इस क्यूबाइड के ऊपर इस क्यूबाइड को रखना चाहते हैं, इसका लेंथ भी छोटा होना चाहिए, विड्थ भी छोटा होना चाहिए और हाइट भी छोटा होना चाहिए नीचे वाले से। समझे, ये बात रहा। और आपको बोला गया है क्या कि किसी क्यूबाइड को अलट पलट करके, उल्टा पलटा करके किसी क्यूबाइड का डायमेंशन आप चेंज कर सकते हैं। लेंथ को विड्थ बना सकते हैं, विड्थ को हाइट बना सकते हैं, हाइट को विड्थ बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल मैं पहले भी ऐड कोडर पे देख चुका हूँ। 6 नंबर का सवाल एक बार आया था, इसी तरह का सवाल था, मैं हीप लगा रहा था, नहीं हुआ। आज फिर से देखिए लीड कोड पर भी सेम इसी तरह का सवाल है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, डीपी सेक्शन में जाके हम सवाल को चुने हैं, तो डीपी तो दिमाग में है ही। ठीक है, एक बार मैं हिप से इसको ऐड कोडर के कॉन्टेस्ट में आया था, इसी तरह का सवाल मैं अटेम्प्ट कर रहा था, नहीं हुआ था। बट आज देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आज देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि बहुत सारा क्यूबाइड दिया हुआ है और हर क्यूबाइड को रिप्रेजेंट किया गया है 3 चीज़ से, LI, WI, HI। ठीक है, अच्छा ये बात है। ठीक है, N क्यूबाइड है। ठीक है, N क्यूबाइड है। ठीक है, ठीक है, तो हाइट को मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए, पहला क्यूबाइड में कौन सा चीज़ हाइट के रूप में काम करेगा, कौन सा, इसके पास 3 ठो डायमेंशन है, LI, WI और HI। इस तीनों में से किसको आप एज ए हाइट लेना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं कि आप इसको भी ले सकते हैं एज ए हाइट, इसको भी हाइट मान सकते हैं, इसको भी हाइट मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखें, कॉन्स्टेंट भी देख लें।
100 ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ थे कि इसको भी हाइट मान सकते हैं, इसको भी, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 तो जगह है, ठीक है। इसको भरने का कितना तरीका है, इसको लेंथ विड्थ हाइट तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं, 3 तरीका। मान लीजिए इसको लेंथ बोले आप, फिर यहाँ पर क्या है, 2 चॉइसेस है, समझ रहे ना। इसी तरह से इसको विड्थ बोले, फिर 2 चॉइसेस है। तो कुल मिला के टोटल हमारे पास हर एक क्यूबाइड को 6 तरीका है। हर एक क्यूबाइड को आप 6 तरीका में से किसी एक तरीका को फॉलो कर सकते हैं। वन ऑफ द 6 वे। एवरी क्यूबाइड जो है आपके पास, उसको, हर एक क्यूबाइड को आप 6 क्यूबाइड में से कोई एक को क्यूबाइड मान सकते हैं, ठीक है। हर एक क्यूबाइड को आप 6 क्यूबाइड में से कोई एक क्यूबाइड मान सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्यूबाइड को आप 6 क्यूबाइड में से कोई एक क्यूबाइड मान सकते हैं, ठीक है। 6 क्यूबाइड क्या क्या हो सकता है, इसको आप लेंथ कह सकते हैं एक बार के लिए, इसको विड्थ, इसको हाइट, फिर इसको इसको एक बार के लिए हाइट कह सकते हैं, इसको विड्थ कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर केसेस क्या है, इसको विड्थ कहिए, इसको लेंथ कहिए, इसको हाइट कहिए, विड्थ कहिए, लेकिन इसको हाइट कहिए, इसको लेंथ कहिए। तो ये 4 केस हो गया। और एक केस क्या होगा, इसको हाइट कहिए, इसको लेंथ, इसको विड्थ, इसको विड्थ, इसको लेंथ। तो ये अपने पास 6 तरीका है इस क्यूबाइड को कंसीडर करने का, 1 2 3 4। किसी एक तरीका को जब हम इसको किसी, इस 6 में से किसी एक को मानेंगे, हम इसको मानेंगे इस 6 में से किसी एक टाइप का, तो उसके कारण कुछ और आंसर आएगा, उसके कारण कुछ और आंसर आएगा, जो कुछ भी लाइक दिस। तो और कुछ दे रखा है क्या, फिर द डायमेंशन ऑफ ith क्यूबाइड, choose a subset of cuboid and place them on each other। हाँ, तो आप जो है, जो n क्यूबाइड दिया गया है उसमें से हम कोई सबसेट ऑफ क्यूबाइड चुन सकते हैं, और फिर इसको अपने हिसाब से किस, उसके डायमेंशन को फिक्स करके, किसको लेंथ मानेंगे, किस साइड को आप विड्थ मानेंगे, किस साइड को आप हाइट मानेंगे, और फिर सबको सजा सकते हैं और हाइट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर एक बार के लिए सवाल में ये बोलता कि पहले, मतलब कोई भी आई क्यूबाइड है, ith क्यूबाइड है, अगर आई उस आई इज लेस देन जे है, तो आई के ऊपर ही जे को रख सकते हैं, नहीं रखेंगे। तब तो ये सवाल बहुत आसान था कि इसी ऑर्डर में फॉलो होगा, इसके पीछे वाले के ऊपर ही आगे वाला जाएगा। अगर ये होता तो फिर आराम से कर सकते थे हम इस सवाल को, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह का ट्रांजिशन लिख पाएँ, क्योंकि एरे में हम जब भी ट्रांजिशन लिखेंगे तो इसी तरह का लीनियर ट्रांजिशन होगा ना, इसी तरीक़ा से। इसके बाद आप किसको लेना चाहते हैं, इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर डीपी लिखना चाहते हैं तो चॉइसेस है, तो डीपी का तो बात होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे इस सवाल को, डायमेंशन 100 है, डायमेंशन 100 है, तो हम एन क्यू का सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं, हम एन क्यू का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, एन की पावर 3 का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। तो एक चीज़ तो तय है, एन क्यू का सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं,
एनक्यू का आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये सोचो, आप इस क्यूबाइड को इस क्यूबाइड के ऊपर रखने का बहुत सारा तरीका होगा। इस दो क्वाइड, एगो क्यूबाइड आई है, एगो क्यूबाइड जेथ है, इसको इसके ऊपर इसको इसको बहुत सारा तरीका होगा रखने का, ठीक है। हर एक तरीका में कुछ ना कुछ हाइट आ रहा होगा, ठीक है। हर एक तरीका में कुछ ना कुछ हाइट आ रहा होगा, वेरी सिंपल, सिंपल सा बात है। हर एक तरीका में कुछ ना कुछ हाइट आ रहा होगा, ठीक है। अगर रख पा रहे होंगे तो हर एक तरीका में कुछ ना कुछ हाइट आ रहा होगा दोनों को रखने के बाद, ठीक है। तो बात तो वही हो गया ना कि आप पहले किसको रखना चाहते हैं। किसी आई को आप पहले रखना चाहते हैं, उसके ऊपर किसी जे को रखना चाहते हैं, उसके ऊपर इसी तरीक़ा से आप रखना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप रखना चाहते हैं चीज़। अगर इस सवाल को हम एज ए ग्राफ प्रॉब्लम देखें, सवाल को अगर हम एज ए ग्राफ प्रॉब्लम देखें, तो इस आई पर किस किस को रख सकते हैं, वहाँ इसको एक डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में देख सकते हैं कि इस आई पर आप किस किस को रख सकते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है, उस इंडेक्स पे, ठीक है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं इस सवाल को। तो उस केस में टोटल एज कितना होगा इस ग्राफ में, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 एज होगा, क्योंकि 100 नोड है, 100 पॉइंट्स है, 100 क्यूबाइड्स है। तो किसी आयत क्यूबाइड से जेथ क्यूबाइड को, आई क्यूबाइड पर जेथ क्यूबाइड को रख सकते हैं, तो ये एक एज माना जाएगा, आई से जे एक डायरेक्टेड एज माना जाएगा। तो इस तरह से एटोमिक्स जो है 10 की पावर 4 2 × 10 की पावर 4 जो है एज बनेगा, ठीक है। 2 × 10 की पावर 4 एज बनेगा। एक बार के लिए आपके पास ग्राफ बन गया, मान लीजिए कि किस पे किसको रख सकते हैं, किस पे किसको रख सकते हैं, ठीक है, ये पता चल गया आपको, लाइक दिस। इस तरह से आपके पास ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया आपके पास। अब इस ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, डीएफएस कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डीएफएस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस ग्राफ में। डीएफएस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिएगा कि आप पहले हम इस पर इसको रखेंगे, इस तरीक़ा से आप कुछ कह सकते हैं। फिर आप एक पाथ चुनिएगा, और जो पाथ आपको सबसे बड़ा वाला मिलेगा उस पाथ पे आप जाइएगा। फिर आपको पास डीएफएस चलने वक्त भी दो नोड के बीच में ना, अगर ए से बी जा सकते हैं तो 6 तरीका होगा जाने का, 6 तरीका होगा। 6 तरीका क्यों होगा भाई, 6 × 6 36 तरीका होगा, 36 एज होगा, मतलब समझ मल्टीपल एज हो सकता है, 36 एज होगा, हाँ। तो आप किस एज से आए हैं, किस टाइप के एज से आए हैं, 36 में से कोई एक टाइप आप फॉलो किए होंगे, ठीक है। 36 में से किसी एक को फॉलो किए होंगे, हाँ यार। तो हम हर एक बॉक्स को ऐसे देख सकते हैं 6 बॉक्स के रूप में। हर एक क्यूबाइड को हम, एक क्यूबाइड बी है, इसको हम 6 क्यूबाइड मान सकते हैं, एक B1 B2 B3 B4 B5 और B6, 6 क्यूबाइड मान सकते हैं उसको, ठीक है।
6 क्यूबाइड होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो 6 क्यूबाइड होगा। तो ये बी नोड को आप 6 नोड मान सकते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6। ये पहले डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे डायमेंशन को, ये तीसरे डायमेंशन को, ये चौथे डायमेंशन को, ये पांचवें डायमेंशन को, ये छठे डायमेंशन को। क्योंकि आप LBH इसको सजा सकते हैं LWH को 6 तरीका से। तो हर एक तरीका को मैं एक स्पेशल में B कह रहा हूँ, B1 B2 B3 B4 B5 B6। और मैं इस सब के पेरेंट को, B1 के पेरेंट को भी मैं B कर देता हूँ, और B2 के भी पेरेंट को मैं B कर देता हूँ, B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो मैं किसी एक पर, अगर कोई रास्ता है, जिस रास्ता में मैं मान लीजिए इस तरह का रास्ता फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी I1, मतलब ये तो मान लीजिए A1 A बॉक्स के A क्यूबाइड के पहले टाइप से क्रॉस किया हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, A क्यूबाइड के पहले टाइप से क्रॉस किया हूँ मैं। ऐसे ग्राफ बना देने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। नहीं तो ग्राफ में जो है हम नोड ऐसे ही रहने देते हैं, 6 टाइप नहीं करते हैं, टाइप 6 नहीं करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा नोड है। ठीक है, हम किसी भी नोड को पहला बॉक्स मान सकते हैं, सबको बेस में रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स को हम बेस में रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा बॉक्स है, हम बॉक्स बी से शुरू किए, तो हम बॉक्स बी के टाइप 1 से शुरू कर सकते हैं। बॉक्स बी को हम पहला तरीका से रख सकते हैं, या बॉक्स बी को हम दूसरा तरीका से रख सकते हैं, बॉक्स बी को हम तीसरा तरीका से रख सकते हैं, बॉक्स बी को हम चौथा तरीका से रख सकते हैं, बॉक्स बी को हम पांचवा तरीका से रख सकते हैं, और बॉक्स बी को हम छठा तरीका से भी रख सकते हैं। इस 6 तरीका में से किसी एक तरीका से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बॉक्स के साथ। बहुत ही सिंपल सा बात है। अच्छा, और फिर हम जाएंगे कहाँ, हम इसके बाद हम रखेंगे किसी बॉक्स को ए को। ठीक है, किसी बॉक्स ए पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया B,1 से, बी बॉक्स को रखा पहला तरीका से। तो इससे पहले किसी बॉक्स से तो हम आए नहीं है, हम -1 बोल देंगे, और उस बॉक्स का डायमेंशन क्या था वो भी -1 हम बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हमारे डीपी में ये 100, इसका वैल्यू 100 तक जा सकता है, इसका वैल्यू 6 तक जा सकता है, इसका वैल्यू 6 तक जा सकता है, और इसका वैल्यू 100 तक जा सकता है। अच्छा, तो इस तरह का ट्रांजिशन हो गया ना, 100 गुना 100 गुना 6 गुना 6, 36 गुने 10 की पावर 4, 3 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 5। हाँ, तो ये सॉल्यूशन लिखा जा सकता है कि आप ऐसा करो, आप जो है एक ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, एक ग्राफ बनाओ n स्क्वायर एज हो, जिसमें जिसमें n स्क्वायर एज हो। n स्क्वायर एज का मतलब अनडायरेक्टेड एज हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ा सा डीपी दोनों तरीका से देखेंगे, देखिएगा इसके टॉपिक में पक्का ग्राफ भी होगा। और सिमिलर क्वेश्चन नहीं, रिलेटेड टॉपिक्स नहीं यार, एरे सॉर्टिंग बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा इसी टाइप से लेते हैं इसको, ऐसे में हो जाएगा। एरे सॉर्टिंग कैसे कर रहा है यार, सॉर्ट करके ऐसा करते हैं ना, हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ADJ 100 बनाते हैं, 100 लेंथ का एडजेसेंसी लिस्ट बनाएं। हाँ, वेरी गुड। हमारे पास बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 100। और हम एक ग्राफ बनाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन क्यूबाइड डॉट साइज, c डॉट साइज, i लेस देन c डॉट साइज, और फिर हम करते हैं i प्लस प्लस, और फिर हम एक j भी चलाते हैं, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इक्वल टू i प्लस 1, और j लेस देन c डॉट साइज,
और फिर जे प्लस प्लस करते हैं। इसका मतलब है कि आई से जे एक अनडायरेक्टेड एज है, तो ए डी जे ऑफ आई डॉट पुश बैक जे, और एक और काम करते हैं, ए डी जे ऑफ जे डॉट पुश बैक आई, ऐसा करते हैं। तो ये अपना एडजेसेंसी लिस्ट इसके बाद तैयार हो जाएगा। एक बार एडजेसेंसी लिस्ट तैयार हो गया तो हम क्या करते हैं कि एक डीएफएस चला सकते हैं, तो डीएफएस हम हर एक नोड से चला के देखेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सी डॉट साइज, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, डीएफएस हर जगह से चला के देखेंगे। ठीक है, तो ith बॉक्स से हम शुरू करना चाहते हैं, उसका टाइप भी तो चलेगा। किस टाइप, उसका टाइप क्या रखना है, मतलब क्या उसको 6 तरीका से रखा जा सकता है, तो उसमें से कौन सा तरीका आप अपनाने वाले हैं। तो टाइप बराबर 0 और टाइप लेस देन 6 और फिर टाइप प्लस प्लस, इतना आप लिखें। अब आप क्या कर सकते हैं ना, आप एक आंसर रखिए कि भाई अगर इस पहला तरीका से चलते हैं आप, आंसर इक्वल टू 0, आंसर लिखिए आप, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा। अगर आप मान लीजिए पहला बॉक्स रखते हैं आई को, ठीक है, और इसका टाइप रखते हैं, इसको किस तरीका से जाते हैं, टाइप तरीका से जाते हैं। टाइप एक इंटीजर है जो बताएगा पहला तरीका से कि दूसरा तरीका से कि 0th तरीका से, वॉट एवर वी हैव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया अपने को। और क्या करें, टाइप, और इससे पहले किसी बॉक्स को लिए हैं नहीं, उस बॉक्स को किस टाइप से लिए हैं, किसी टाइप से नहीं, ये रहा अपना काम। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न आंसर। इसके बाद ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा आंसर जो है चीज़ को स्टोर कर लेगा। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक मस्त काम करेंगे अपन कि हमारा डीएफएस इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है। इंट डीएफएस हमारा, इसके पास एक वर्टेक्स है, किस वर्टेक्स पे है अभी, वो वी वर्टेक्स पे है, और वी वर्टेक्स का टाइप क्या है, इंट टाइप है। हाँ ठीक है, और उसके बाद आपके पास पिछला वाला वर्टेक्स क्या था, प्री क्या था, और उसका टाइप क्या था, टाइप ऑफ प्री। पिछला वाला का टाइप रखने का जरूरत है क्या, हाँ टाइप क्या था, टी प्री क्या था। इस पे हमारा फंक्शन पूरा खड़ा है। ठीक है, तो वी बॉक्स को आप टाइप तरीका से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, एडीजे ऑफ वी पे जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, एक मस्त काम आप ये कर सकते हैं, वहाँ पर जा कर के, वहाँ पर अब आप देखिए सी एच पे आप जा रहे हैं, सी एच बॉक्स को आप ले रहे हैं, वी बॉक्स के ऊपर सी एच को रख रहे हैं। ठीक है, तो उसका टाइप क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 6 के बीच में, टाइप इज लेस देन 6, और फिर टाइप प्लस प्लस, यही होगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए अगर इसको इस पे रखते हैं, तो पहली बात तो ये वैलिड है कि नहीं है, तो पहले आप तो चेक कीजिएगा कि भाई आप जो है वी बॉक्स को TYPE वे से रखा है, इसको टाइप 1 कहते हैं कि इसको टाइप तरीके से जो है आपने रखा है। टाइप का मतलब कैमा टाइप से आप जो है इसको रखे हैं वी बॉक्स को, उसके ऊपर आप रखना चाहते हैं CH बॉक्स को, CH क्यूआइड को TYPE1 वे से। हाँ, तो यही है, तो आप उसको उसके लिए चेक कीजिए। तो आप पहले चेक कीजिएगा भाई ये चीज़ संभव है तभी ना रखिएगा, इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड है, ठीक है, तो क्या कीजिए, चेक कीजिए इस फंक्शन को, कॉलिए, बोलिए कि वी के ऊपर, वी को मैं TYPE तरीका से रखा हूँ, और इस पर मैं CH को रखना चाहता हूँ TYPE1 तरीका से, तो वो बताएगा कि रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो।
अगर बोला कि रख सकते हो तो आपने बोला ठीक है रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचो कि आप इन आंसर बराबर आपने 0 1 रखा है, आप बोले क्या, आंसर बराबर लिखो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, ठीक है। एगो फंक्शन एफ को कॉल करो और उसको बोलो कि भी को मैं टी वाई पी तरीका से रख रहा हूँ और उस पर मैं सी एच को रख रहा हूँ टाइप 1 तरीका से, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। इसको रखने से कितना हाइट मेरा बढ़ेगा ये बताओ, ये बता देगा, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर आप डीएफएस को कॉल करोगे और बोलोगे कि तुम चले जाओ सी एच पे टाइप 1 तरीका से, सी एच जो है तुम्हारा टाइप 1 तरीका से है और तुम्हारा जो जस्ट पहले वाला नोड है वो है भी है और वो किस तरीका से रखा हुआ है, टाइप तरीका से रखा हुआ है। इतना बोलोगे आप और इतना करने के बाद आपके आंसर में वो चीज़ स्टोर हो चुका होगा तो आप कर दोगे रिटर्न आंसर, ठीक है। तो एक चीज़ और है, चीज़ ये है कि मान लो कि आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो इस सिचुएशन को, पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, यू हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन वंस, देन व्हाई यू विल कैलकुलेट दिस अगेन। तो लेट्स मेक अ डीपी टेबल, इंट डीपी ऑफ 100 रखते हैं, ठीक है, और इसका साइज रखते हैं 6 नहीं 7 रखते हैं, 7 रखते हैं इसका साइज, और फिर रखते हैं 100 और फिर इसका साइज 7 रखते हैं, वेरी सिंपल। और यहाँ पर हम करते हैं मेम सेट ऑफ डी पी कॉमा -1 कॉमा साइज ऑफ डी पी, ऐसा करते हैं। और एक सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इफ़ डी पी ऑफ वी टाइप pre+1 एंड टी pre+1, अगर इस सिचुएशन को आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पर -1 नहीं होगा, तो आपको रिटर्न कर देना है यही चीज़, द सेम थिंग यू वांट टू रिटर्न बिकॉज इट इज़ स्टोर्ड एट दिस प्लेस ना, ठीक है। ये आपने कर दिया तो इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा जब आप कैलकुलेट कर लिए तो मस्त। तो आपका जो है डीपी तो तैयार है, लेकिन आपके पास 2 चैलेंज ये है कि हमको जो है हम एक वेक्टर ऑफ इंट वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, और इसको रखते हैं क्यूब, इसका नाम रखते हैं क्यूब, और क्यूब बराबर यहाँ से कर देते हैं हम सी, क्यूब बराबर हम कर देते हैं सी, ठीक है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जो है ना हमको 2 फंक्शन चाहिए, एक बुल इज वैलिड, आप रख सकते नहीं रख सकते, भी को T1 टाइप से आपने रखा है और भी पे V1 को रखा है और T2 टाइप से इंट T2, ये आपका टाइप, ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करोगे, हाउ विल यू चेक दैट, ठीक है, चेक कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपने ऐसे कर दिया, वेरी सिंपल। इतना करने के बाद क्या है, आपको ट्रू फॉल्स यहाँ से रिटर्न करना है, जो कुछ भी देख लेते हैं हम उसको। इसी तरह से हम एक फंक्शन और बनाते हैं, क्या बनाइएगा फंक्शन, हाँ एक फंक्शन और हम बना लेते हैं, ये एफ ऑफ वी कॉमा टाइप कॉमा सी एच कॉमा टाइप 1, कुछ नहीं, इज वैलिड को ही रिटर्न कीजिए, इज वैलिड ही ये चीज़ भी कैलकुलेट कर सकता है, इज वैलिड, इसको इंटीजर टाइप इससे रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप इससे रिटर्न करवाते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम T1 तरीका से रखते हैं भी को तो लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, और हाइट क्या होगा भी का। सेम बात अगर हम T2 टाइप से रखते हैं इसको V1 को, हमारा लेंथ क्या होगा LV1, विड्थ क्या होगा WV1, और हाइट क्या होगा HV1, ठीक है। अब देखिए इफ एल भी पे रखना चाहते हैं आप V1 को तो LV शुड बी ग्रेटर देन LV1
एंड डब्ल्यू वी शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू वी वन एंड एच वी शुड बी ग्रेटर देन एच वी वन, ऐसा बोल रखा है सवाल में। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही हम ये काम कर सकते हैं, और एक बार हम ये काम कर सकते हैं तो सीधा सा बात है, हाइट क्या होगा, एच वी प्लस एच वी वन, एच वी प्लस एच वी वन में तो आपने रख दिया है इसके ऊपर इसको, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट करो, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो एक काम कि यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, हाँ आपने एच वी वन को रख दिया है ना, तो एच वी वन हाइट से बढ़ जाएगा चीज़। तो जब यहाँ पर आपने पहला वाला बॉक्स आई कॉमा टैब को चुना है, तो आई कॉमा टैब का हाइट क्या होगा, हाँ आई कॉमा हाइट का टैब क्या होगा, तो ये मान लो ये किसी तरह से निकल जाए अपने पास, ठीक है। अगर ये ऐसा बात नहीं हुआ तो रिटर्न जीरो, तो ट्रू फॉल्स भी अपना यहाँ से यहीं से हो जाएगा। तो बात रहा एल वी डब्ल्यू वी और एच वी, ठीक है, टी वन टाइप टी वन से आपने रखा है, ठीक है। तो 012 ठीक है, टी वन टाइप से आपने रखा है, मान लेते हैं आपने टी वन टाइप से रखा है इस वी वर्टेक्स का। तो देखिए मान लीजिए एल वी बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ वी निकालना है, लेंथ ऑफ वी क्या होगा, कहाँ होगा बताइए, क्यूब ऑफ वी में, लेकिन क्यूब ऑफ वी में तीन चीज़ है, लेंथ विड्थ और हाइट, 0 1 2, तीन तो एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो लेंथ किस इंडेक्स पे होगा, ये आप सीधा सीधा मान लीजिए आपके पास एक टेबल हो टी ए बी, उसको आप बोलो कि टाइप T1 है, तो बताओ कि इसका 0 इंडेक्स बताता है लेंथ को, आपने बोला 0 बताओ, T1 ऑफ 0 लेंथ को आपने बोला, ये विड्थ बताता है T1 ऑफ 1, टैब ऑफ T1 ऑफ 0, ये आपने लिखा। तो यहाँ पर लिखो क्यूब ऑफ वी, और यहाँ पर भी लिखो टैब ऑफ T1 ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखो, आप इसी चीज़ को कॉपी करो और यहाँ पर भी लिखो इस चीज़ को T1 ऑफ 2, सेम चीज़ हम कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, T1 को T2 कर देंगे, एक मिनट, T1 को T2 कर देंगे और V को V1 कर देंगे। तो V को पहले तो V1 कीजिए और T1 को आप कर दीजिए T2, V को पहले आप V1 कीजिए और T1 को कर दीजिए आप T2, V को 1 कीजिए और T1 को आप कर दीजिए T2, बहुत ही सिंपल। तो ये 0 0 0 नहीं होगा, 0 1 2 होगा, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अच्छा, तो ये टेबल भी बना लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो मस्त एक बनाते देखिए, हाँ इंट टेबल, टेबल 6 तरीका होगा ना, 6 तरीका होगा, 6 साइज का बनाते हैं और हर एक जगह 3 एलिमेंट होगा। तो 2D टेबल बना लिए और इसको इसमें एलिमेंट रखते हैं 0 1 2, ठीक है, और फिर लिखते हैं 0 2 1, और फिर एक लिखते हैं 0 1 2 0 2 1, और फिर 1 0 2, और फिर लिखते हैं 1 2 0, अच्छा 1 2 0 भी कर दिए, 0 2 1 1 0 2 1 2 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या करें, 1 2 0 के बाद, अच्छा 2 2 0
201, 201 और 210, 210, ये मस्त किया आप। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा मामला तो हम जो है देख सकते हैं कि आप हमने एक टेबल बनाया है, टेबल नाम का 2D वेक्टर बनाया है। तो उसका पहला, उसमें बहुत सारा वेक्टर रखा है, 6 वेक्टर रखा है, 0 1 2 2 0, 0 2 1 1 0 2। तो मतलब 6 परमुटेशन यहाँ पर रख दिया गया है, मतलब 6 परमुटेशन जो संभव है 0 1 2 का हमने भर दिया है यहाँ पे। और फिर मान लीजिए मैंने ith क्यूबाइड को रखा है पहले तरीके से, टाइप तरीके से रखा है, तो उसमें हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा कि ith क्यूबाइड पे गए, उसमें से 0 1 2 में से कोई इंडेक्स होगा जो हाइट की तरह यूज़ होगा। तो हाइट की तरह कौन यूज़ होगा, अगर टाइप तरीका से रखते हैं तो टैब ऑफ टाइप ऑफ 2। हाँ, तो इस तरीका से आपने जब इस ith क्यूबाइड को रखा है टाइप तरीके से, तो इतना से हाइट अपना बढ़ा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि इज वैलिड को कॉल किया है। इज वैलिड बताएगा कि भी को अगर आप टाइप तरीका से रखे हैं तो उसके ऊपर क्या सी एच को रख सकते हैं टाइप 1 तरीका से। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो वैलिड फंक्शन है उसके अंदर में मैंने 3 वेरिएबल लेंथ, लेंथ ऑफ वी, विड्थ ऑफ वी और हाइट ऑफ वी बना के रखा है कि अगर वी विथ क्यूबाइड को आप रखते हैं T1 तरीका से तो उसमें लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। इसी तरह से अगर V1 क्यूबाइड को T2 तरीका से रखते हैं तो उस केस में इस V2 क्यूबाइड का लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो के कंडीशन तो दे ही रखा है कि अगर पहले वाले का V का लेंथ बड़ा होना चाहिए V1 के लेंथ से, विड्थ भी बड़ा होना चाहिए V का V1 से, और हाइट भी बड़ा होना चाहिए V का V1 से, तभी जाके जो है आपका आप रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं V1 को T2 तरीका से, और रखेंगे तो हाइट कितना से बढ़ेगा, हाइट ऑफ V1 से। तो हाइट ऑफ V1 क्या है, HV1। अगर नहीं रख सकते हैं तो रख ही नहीं सकते, तो रिटर्न 0। यहाँ पर हमने पहले चेक किया और चेक करके फिर रख सकते हैं तो रखा, नहीं तो नहीं रखा। इस तरह से जो है हमारा ये, फिर उसके बाद हमने मेमोराइज भी कर दिया है तो DP भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन का कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, 100 × 100 × 6 × 6, 36 × 10⁴, तो ऑप्टिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रन करा के देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बराबर वाला भी केस दे रखा है, क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है या बराबर है, देख लेते हैं। तो हाइट इज लेस देन, अच्छा यहाँ पर आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी रन कराते देखिए। तो पहला पे काम कर रहा है। अच्छा, हाँ दिया।